वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज में हम लगातार क्विजेस भी करवाते हैं और वीडियो सीरीज़ भी उसकी हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसी क्रम में आज अगला वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए और इस पर्टिकुलर वीडियो में 5 मार्च के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये ग्रुप आपने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है एससीएस डेली क्विज, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उससे ज्वाइन करके सारी क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके और शेयर भी किया करें आप आगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए की स्थिति दे रखी है कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, ठीक है। मतलब कि या तो कोई वस्तु आधी डूबी हो या पूरी डूबी हो, तो उस वस्तु के वजन में कमी विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होती है, ठीक। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक वाटर बॉडी है, ठीक है। जैसे ये कोई मान लीजिए वाटर का टब है। अब इसमें आपने कोई एक जैसे क्यूब शेप का कोई मेटल जो है या आयरन का एक क्यूब जो है उसको यहाँ पे नीचे से डाल रहे हैं। तो जब ये जितना स्पेस इसका है ये नीचे पानी में जाएगा तो यहाँ का पानी विस्थापित होकर इधर आएगा। तो अब ये जब डूबेगा ऑब्जेक्ट तो इसके भार में जो कमी आएगी तो उतना ही जो पानी है वो विस्थापित होगा, ठीक है। तो दोनों का ये वजन बराबर होगा। तो ये परिभाषा है जो आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये इस परिघटना को यहाँ पे जो है स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति आर्किमिडीज थे, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये परिभाषा जो है इतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम जो है बी ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। अगला है कि 19वीं सदी में ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई हमारी 19वीं सदी की अगर बात करें तो ये 1828 में हुई थी। कहाँ पे? उस टाइम के कलकत्ता में, ठीक, राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा, ठीक। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला है गिनी कृमि रोग, ठीक है, गिनी वॉर्म डिजीज इसको यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं। एक अत्यंत दर्दनाक, अब इनमें से किससे होने वाला संक्रमण है जो दूषित पेयजल से फैलता है, ठीक है। तो सर्टेन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में ये जो डिजीज़ है एक पैरासाइट यानी कि परजीवी की वजह से फैलती है, गिनी वॉर्म डिजीज़, ठीक है, जिसमें कि कंटेमिनेटेड यानी कि दूषित पेयजल के कंजम्पशन से इस बीमारी को यहाँ पे अफ्रीका में मोस्टली फैली थी। अभी भी कुछ कंट्रीज़ में यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका जो हमारा वो मतलब जिससे ये फैलता है ये पूछा जा रहा था, ठीक है। तो परजीवी संक्रमण है, ए ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं जिनको कि मूवेंतर कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे मूवेंटर या फिर मूवेंतर भी कहा जाता था इनको, तो इनमें से एक नहीं था, ठीक। तो साउदर्न इंडियन पार्ट में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो संगम साहित्य जितने भी हमारे संगम लिटरेचर्स हैं तो उनमें 3 ताज वाले राजाओं के नाम से यहाँ पे जाना जाता था, पांड्य, चोल और चेर को, ठीक है। इन तीनों राजवंश जो भी हैं ये साउदर्न इंडिया पे इनका काफ़ी कंट्रोल रहा और इन्होंने इस एरिया के उत्थान में जो है काफ़ी कार्यरत रहे, ठीक है। पल्लव इसमें जो है शामिल नहीं है, ठीक। तो 3 क्राउन्ड किंग्स जिनको कि मूवेंटर कहा जाता है उनमें से पल्लव नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग का पहली बार गठन किस वर्ष में किया गया था, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन देखते हैं तो आरटीआई एक्ट जो हमारा आया था 2005 का, ठीक है। तो उसके बाद ही यहाँ पे इसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। अगला है कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, है ना, सारनाथ में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखें कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियमों के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए नियमों के अनुसार जो हॉकी का मैच होता है तो इसमें 20-20 मिनट के, है ना, 3 सेट होते हैं, जिसमें कि पहले और दूसरे जो हमारे राउंड्स होते हैं उनके बीच में यहाँ पे 15 मिनट का गैप भी होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल जो है 60 मिनट्स का एक गेम होता है। किस नृत्य शैली में सबसे जटिल मेकअप कोड, पोशाक, चेहरे के मुखौटे, टोपी और चमकीले रंग के चेहरे शामिल होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे भारत में क्लासिकल डांसेस हैं तो उसमें से कथकली जो है जो कि कहाँ होता है आपका यहाँ केरल में, ठीक है। तो एक इसके ही जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें जो हमारे लोग तैयार होते हैं तो इसमें जो है एक काफ़ी हैवी मेकअप किया जाता है, ठीक है।
और इसमें जो ड्रेसेस होती हैं काफ़ी हैवी होती हैं और इसमें फेस मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। ये ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया, ठीक है। तो आज़ादी के पहले इंटरिम गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई थी हमारी 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। तो उस समय यहाँ पे मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। बाद में इन्होंने निर्णय लिया 13 अक्टूबर 1946 को और शामिल हुए इनके 5 सदस्य उस समय की अंतरिम सरकार में यहाँ पे 25 अक्टूबर 1946 को, ठीक है। तो ये डेट्स याद रखिएगा। इसमें सी ऑप्शन जो है फिलहाल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा बैंक वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1806 में जो है ये भारतीय स्टेट बैंक जो है इसको बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक यानी कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है हमारा, ठीक है, तो उसकी गणना के लिए बेस ईयर के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी कि आधार वर्ष के रूप में। तो यहाँ पे हमारा जो बेस ईयर है WPI के लिए ये है 2011-12 का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। फरवरी 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो हमारा सिडबी है यानी कि लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे यानी मुख्यालय कहाँ ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो सिडबी जो है फॉर्म हुआ था हमारा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सिडबी एक्ट जो है 1990 के थ्रू, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है ना। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। निम्न में से किस शहर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ स्थित है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल बेंच है, ठीक है, हमारा जो NCLT है, ठीक, NCLT का जो एक उद्देश्य था, एक ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि जितने भी हमारे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, तो जो कि सिविल नेचर के होते हैं उनसे यहाँ पे इनको उनके त्वरित निपटान के लिए इसकी स्थापना की गई है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी प्रधान पीठ यानी कि जो प्रिंसिपल बेंच है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपसे एक प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि NCLT की जो कुल ब्रांचेज हैं भारत में, है ना, वो कितनी है। अगला है कि आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये RBI के पूर्व गवर्नर रहे रघुराम राजन जी की पुस्तक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या कोई कर संग्रह नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो भारत में जो भी टैक्सेस होंगे, है ना, वो अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, ना ही किसी के ऊपर आरोपित किए जाएंगे। तो ऐसा एक प्रावधान जो है दिया है हमारा जो संविधान का भाग 12 है उसके अनुच्छेद 265 में, ठीक। तो इसीलिए जो भी हमारे टैक्सेस के स्लैब्स वगैरह हैं, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन करना हो तो उसको जो है पर्टिकुलर एक्ट लाके, ठीक है, जो भी हमारा जैसे बजट आता है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो मतलब बिना किसी कानून के कोई भी कर आरोपित नहीं किया जाएगा, ये प्रावधान इसलिए यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया इसमें, बी वाला, ठीक। अगला है मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पेश हुए, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 में, ठीक है, इसी को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की, ठीक है। तो ईयर ध्यान दीजिएगा, शांति निकेतन का जो इस्टेब्लिशमेंट है बंगाल में 1901 में किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। निम्न में से कौन सी एक अधातु है यानी कि क्या है, नॉन मेटल है ना, जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, ठीक। तो क्या है हमारा ये नॉन मेटेलिक एक मेटल है और जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे ये लिक्विड अवस्था में होती है यानी कि तरल अवस्था में। तो ये है ब्रोमीन, ठीक है। अगला है कि GST परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्न में से जो है कौन कार्य करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा GST एक्ट आया तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे एक GST काउंसिल बनाई गई, ठीक। तो अब यहाँ पे एक्स ऑफिशियो अगर चेयरमैन पूछा जाए GST काउंसिल का तो वो आपको पता ही होगा कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वर्तमान वो होते हैं, ठीक है।
प्राइम मिनिस्टर वगैरह से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। और उसी क्रम में अगर हम एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी यानी कि सचिव पूछें, हमारा जो जीएसटी काउंसिल है, तो ये होते हैं केंद्रीय राजस्व सचिव, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय के अंदर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो देखें तो उनके जो सचिव होते हैं, है ना, वो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि नाट्य कला पर एक प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो जितने भी हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, तो उनसे संबंधित एक सबसे अगर देखें तो अर्लीस्ट हमारा ये लेख है ना, एक पुस्तक है कह लीजिए, ठीक है, नाट्यशास्त्र जिसका नाम है, तो भरत मुनि की ये कृति है, ठीक है। यहाँ से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो जिसको कि यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन भी कहा जाता है कई बार, तो यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था जून 1972 में, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखें कि राज्य के उच्च न्यायालय के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट ले लीजिए, तो कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ आरटीआई, ठीक है, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको सीख करनी है, तो यहाँ पे जो वहाँ का एक फाइनल अथॉरिटी है इस इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करने के लिए, वो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस वर्तमान में होंगे वो होंगे, ठीक है। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन केरल की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग अगर रिवर देखेंगे हम यहाँ केरल के क्षेत्र में, तो अगर यहाँ पे जो चंद्रगिरी रिवर है, इसको अगर हम देखेंगे मैप में, तो इसका जो डायरेक्शन फ्लो का आता है वो कुछ नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, बाकी के यहाँ पे तीनों जो है हो जाएंगे। तो इसमें से ए हमारा जो है यहाँ से इसलिए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर जो है निम्न में से किस धर्म से जुड़ा है, ठीक है। तो अरावली रेंजेस जो आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो राजस्थान में माउंट आबू में ये दिलवाड़ा काफ़ी एक प्रसिद्ध जो है मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और ये हमारा संदर्भित है जैन धर्म से, ठीक। तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मीम कुट उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक उत्सव मनाया जाता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया में, मिजोरम में, ठीक। तो ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे गुलाम वंश के साथ इसकी स्थापना हुई 1206 AD में, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस गैस का प्रयोग कार के टायरों को फुलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो आप 4 व्हीलर व्हीकल्स चलाते हैं, स्पेशली कार हो गया, तो इनमें जो टायर्स होते हैं, तो यहाँ पे इनके टायरों में जो है नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। निम्न में से किस राज्य में गोटी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल है जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र स्थित होने का प्रमाण प्रदान करता है, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है हमारा गोटी प्रोलू करके, ठीक है। और ये है हमारा जो इधर आप देखेंगे कोस्टल रीजन में आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये स्थित हमारा पुरातात्विक स्थल है जो कि यहाँ पे समुद्री रूट से जो ट्रेड वगैरह होता था इसके लिए काफ़ी प्रचलित था, ठीक। तो इसमें से बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। निम्न में से गाजर का कौन सा घटक मानव शरीर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जो आप कैरेट का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो ये जाके जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, ठीक। तो जो आप विटामिन ए का जो आपका यूज़ होता है जैसे कि विज़न वगैरह के लिए, है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बीटा कैरोटीन इसका आंसर हो जाएगा। और यहीं बीटा कैरोटीन के और सोर्सेज देखें तो जैसे एक वैरायटी होती है राइस की, गोल्डन राइस, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है बीटा कैरोटीन का, ठीक। निम्न में से किस शहर से मीठी नदी गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र में मीठी रिवर जो है स्थित है,
और मुंबई में जो है ना, इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि ट्यूलिप है ना, यहाँ पे देखिए जो स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव चलाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्मार्ट सिटीज़ का, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। तो वहाँ पे जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो उनको अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंतर्गत कुछ जो है इंटर्नशिप वगैरह इसमें प्रोवाइड करने का प्रावधान है। तो इसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे इंटर्नशिप थोड़ा गलत लिखा है, एन होगा बीच में। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये इसमें से बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ट्यूलिप, इसको इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है और AICTE है ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में चालकुडी झील, जो कि दक्षिण भारत की एकमात्र ऑक्सबो झील है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो चालकुडी झील हमारी है यहाँ पे केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सी नदी होगेनक्कल जलप्रपात बनाती है? ठीक है, तो होगेनक्कल वाटरफॉल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे इससे संबंधित हमारी रिवर है कावेरी, है ना। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, इसको धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान करता है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम 102 नंबर आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में ये प्रावधान लिखा है कि अगर कोई भी जो है संसद के किसी भी हाउस का मेंबर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए पाया जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी मेंबरशिप से। ध्यातव्य एक बात ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो कह लीजिए आधार हैं या किस आधार पे किसी भी पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है उनके आधार पे इसको समय समय पे तय किया जाता रहा है। जैसे अभी कुछ वर्ष पहले दिल्ली विधानसभा जो है उसके कुछ सदस्यों का यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संबंध में केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। और उसी तरीके से देखेंगे कुल मिला के इसको अगर शॉर्ट टर्म में समझे तो मान लीजिए कोई किसी सरकारी पद पे एक व्यक्ति एक समय में है, उसी के साथ साथ अगर वो किसी दूसरे पद पे भी उसी समय में आसीन होता है, ठीक है, तो ऐसे पद को लाभ का पद बोला जाता है। तो फिलहाल डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो कुल मिला के ये परिभाषा ही है जो हमारा सिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म्स को रियर करके जो सिल्क फाइबर हम प्राप्त करते हैं तो उसको बोला जाता है सेरीकल्चर, है ना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई? ठीक है, तो जो अलग अलग राज्यों से राज्यसभा के मेंबर चुन के जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं जिनमें इनकी संख्या है 31। ठीक, अब अगर यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में देखें तो महाराष्ट्र के लिए जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है राज्यसभा मेंबर्स की ये है 19। ठीक, राजस्थान के लिए ये हमारी संख्या है यहाँ पे 10 है। ठीक, मध्य प्रदेश में ये संख्या हमारी है 11 और कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में है 12। ठीक है, तो दूसरी सबसे जो अधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में ही है ओवरऑल 19 सदस्यों की, तो इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अगला है वेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये वेम्बनाड लेक है केरल में, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ठीक है, तो DPSP का जो पार्ट है हमारा पार्ट 4 है ना, इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आर्टिकल 45 में जो है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है, ये प्रावधान मिलेगा। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, तो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आप देखते हैं वर्तमान में कॉम्पोजिशन की एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहली महिला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही उनका नाम क्या है, तो इनका नाम था वीएस रामादेवी, ठीक। और अगर वहीं पुरुष मान लीजिए पूछा जाए आपसे तो वो सुकुमार सेन जी थे। और वर्तमान में देखेंगे तो सुशील चंद्रा जी जो हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगला है, निम्न में से किस संगठन ने मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स का नाम ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है 2020 ये किसने रिलीज़ किया है, ठीक है। तो ये रिलीज़ किया जाता है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे, ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल को निम्न में से किस क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो हमारे संविधान में एक भाग है 21, ठीक, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 371 के कुछ भाग हैं, जैसे 371 ए, बी, सी, ठीक है। तो उसी क्रम में 371 जे में अगर देखेंगे तो कर्नाटक स्टेट के जो गवर्नर हैं उनको यहाँ पे एक स्पेशल ऐसा समझिए कि डेवलपमेंट बोर्ड है ना, यहाँ पे क्रिएट करने के लिए अधिकार है हैदराबाद और कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं इनके लिए, ठीक। तो इसका जो विस्तृत प्रावधान है एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से किस खनिज की कमी को हाइपोनेट्रेमिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ टर्म देख लीजिए, हाइपोनेट्रेमिया के नाम से जाना जाता है जब आपके यहाँ पे सोडियम की अगर आपको कमी हो जाती है, ठीक है, तो इस स्थिति में इस टर्म का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का उत्पादन करती है, ठीक है। तो बॉडी में अगर देखेंगे तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, डी ऑप्शन, इसके द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कह लीजिए प्रोडक्शन होता है, सिक्रेट होता है यहाँ से। और इसका अगर हम वर्क देखें, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो बॉडी में सेक्सुअल डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है, और फंक्शनिंग होती है इनके लिए। और महिलाओं में अगर देखें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और जो ओवरी में एग्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, ठीक है, इनको जो है इनकी दर जो है वो बढ़ाता है, ठीक। तो फिलहाल डी ऑप्शन जो है यहाँ से रिलीज़ होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सौदा भारत और किस देश के बीच हुआ था, ठीक है। तो एक जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो होती हैं तो उनका एक डिफेंस सिस्टम होता है S-400, ठीक है, एक तरीके का रडार भी समझ सकते हैं आप इसको। तो ये भारत और रशिया की एक डील है, ठीक है, जिसमें रशिया ने यहाँ पे भारत को प्रोवाइड किए हैं S-400 सिस्टम्स। और अभी तो जो है रशिया में S-500 वगैरह भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल बी जो है ये सही है। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य अरहर यानी कि तूर दाल का प्रमुख उत्पादक है, ठीक। तो जो अरहर की दाल आप यहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो अगर हम भारत में देखेंगे तो लीडिंग प्रोड्यूसर इसमें है महाराष्ट्र, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि शेख चहेली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो शेख चहेली यानी कि इनका एक जो ओरिजिनल नाम था अब्दुल रज्जाक, है ना, हाँ, अब्दुल रज्जाक इनको कहा जाता था। और यहाँ पे प्रचलित रूप से शेख चहेली के नाम से प्रसिद्ध थे। और माना जाता है कि जो है दारा शिकोह जो था, ठीक है, उसके ये स्पिरिचुअल टीचर थे, ठीक है। तो इनका मकबरा यहाँ पे है हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, है ना, डी करेक्ट होगा। नासा ने अपने मिशन ड्रैगन फ्लाई के माध्यम से निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का पता लगाने की योजना बनाई है, ठीक है। तो जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक ड्रैगन फ्लाई नाम का जो है प्रोजेक्ट जो है शेड्यूल किया है। और यहाँ पे इसके माध्यम से जो खगोलीय पिंड का पता लगाया जाना है उसका नाम है टाइटन, ठीक है। और टाइटन क्या है, तो टाइटन जो हमारा यहाँ पे ग्रह है सैटर्न यानी कि शनि, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा मून है ना, नेचुरल सैटेलाइट है टाइटन, किसका, हाँ, टाइटन जो है हमारे सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो इसका जो है स्टडी करने के लिए यहाँ पे ये जो हमारा ये ड्रैगन फ्लाई मिशन है इसको बनाया गया है। और इसको लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2027 में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी अभी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।